आज हम बात करेंगे बाकी क्वेश्चंस की जो हमारे 2010 क्वेश्चन पेपर्स में से हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग कैन बी द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। हमारे ऑप्शंस हैं एनी सर्विंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सेकेंड ऑप्शन एनी सर्विंग जज ऑफ हाई कोर्ट, थर्ड a retired chief justice of supreme court, fourth a retired chief justice of high court। इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन थर्ड, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ये जो NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस। ये जो कमीशन है ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोटेक्शन और प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और राइट्स कौन से हैं हमारे? राइट टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। एक इंसान की, एक सिटीज़न ऑफ इंडिया की के जो बेसिक राइट्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा, जो कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी के अंडर आती हैं, और ये गारंटी करती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस। क्वेश्चन नंबर 32 है एंटीबॉडीज आर फाउंड इन प्लेटलेट्स, RBC जिसे बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स, ओसोनोफिल्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। अब ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये बेसिकली हमारी बॉडी में किसी भी बाहर के बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी है जो फॉरेन सब्सटेंस होता है उसे प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करती हैं। जैसे कि हमें बुखार आता है तो एक तरीके का वायरस हमारी बॉडी में एंटर हो चुका होता है, जिससे हमारी बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाती है। और एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? एंटीबॉडीज़ होते हैं प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स उस फॉरेन सब्सटेंस को घेर करके उसे ख़त्म करने की कोशिश करती हैं। ज़्यादातर एंटीबॉडीज़ में देखा गया है कि वो अपना टेम्परेचर राइज़ करती हैं। बॉडी का जब हमें बुखार आता है तो बॉडी का हमारा टेम्परेचर राइज़ होता है, और उस टेम्परेचर राइज़ की वजह से बैक्टीरिया या कोई भी टाइप का जो फॉरेन सब्सटेंस है वो ख़त्म किया जाता है बाय एंटीबॉडीज़। बढ़ते हैं क्वेश्चन 33 की तरफ। नाइट ब्लाइंडनेस इज़ कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन A, विटामिन B6, विटामिन B12 एंड विटामिन C। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि हमें रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा धुंधला दिखने लगता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है उस इंसान को, बट उसको बहुत बहुत कम दिखता है, जिसकी वजह से वो फिगर आउट नहीं कर पाता है कि सामने जो भी चीज़ है वो एक्यूरेटली उसे बता पा रहा है या नहीं। तो ये जो डिफिशियंसी होती है ये विटामिन A की वजह से होती है। उसी तरीके से विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन C से भी कई डिफिशियंसीज होती हैं। विटामिन B6 कमी की वजह से भी कई दिक्कतें होती हैं, जैसे कि एनीमिया, चैप्ड लिप्स या फिर क्रैक्ड लिप्स, होंठ फटने लगते हैं, सोलन टंग, जीभ जो होती है वो आपकी सूज जाती है, वीकेंड इम्यून सिस्टम, जो आपका इम्यून सिस्टम होता है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, डिप्रेशन और थोड़ा सा कन्फ्यूजन। ये सारे कॉजेज़ हैं विटामिन B6 की डिफिशियंसी की वजह से। उसी तरीके से B12 भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। आपके जो RBC होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको एनीमिया होता है। नर्वस सिस्टम जो होता है वो थोड़ा सा इफ़ेक्टेड होता है इससे। फटीग, थोड़ा सा आपको वीकनेस फील होने लगेगी, थकान महसूस हो जाएगी। ब्रेथलेसनेस, आपको ऐसा लगेगा आपकी सांस फूलने लगी है थोड़ा बहुत काम करके ही। और पुअर मेमोरी, ये B6 और B12 के कॉमन सिम्टम्स होते हैं, और ये दोनों की डिफिशियंसी की वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं। उसी तरीके से जो विटामिन C होता है वो भी एक हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है, और इसकी अगर कमी होती है हमारी बॉडी में तो इसकी वजह से ब्लीडिंग गम्स की, जैसे आपके मसूड़ों से खून आने लगता है, कमज़ोरी आने लगती है, थकान जल्दी लगती है, रैशेस पड़ जाते हैं, और जो विज़न है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से चश्मा भी लग जाता है। इसके अलावा वूंड्स हमारे होते हैं, जो चोटें होती हैं वो हील होने में ज़्यादा टाइम लेती हैं अगर विटामिन C की डिफिशियंसी ज़्यादा है तो।
तो ये इसी तरीके से जितने मेजर वाइटामिन्स हैं और इनकी जो डिफिशिएंसीज़ हैं, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनको एक तरीके से रट्टा लगाना पड़ता है और ये आते ही आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। इंडिया इज़ एट विच स्टेट ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो जो इसका ऑप्शन थर्ड यहाँ दिखा रहा है, रिडक्शन इन बर्थ रेट, बट द रिडक्शन इन डेथ रेट इज़ हायर देन द रिडक्शन इन बर्थ रेट। मतलब कि बर्थ रेट तो कम हुआ है, बट जो डेथ रेट में कमी आई है वो हायर है एज़ कम्पेयर टू रिडक्शन इन बर्थ रेट। मतलब डेथ रेट अभी भी ज़्यादा है बर्थ रेट से, क्योंकि मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की करी है और काफ़ी सारे मेडिकेशंस और शॉट्स जो होते हैं, जो इंजेक्शंस होते हैं, वो डेवलप किए हैं, जिसकी वजह से जो अर्ली लेवल में जो बच्चे होते थे, जो दिक्कतें होती थी, जैसे पोलियो की वैक्सीनेशन होती थी, हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन होती थी, इसकी वजह से भी काफ़ी डेथ रेट हाई था बच्चों का, इन्फेंट्स का, वो कंट्रोल किया गया है। बट एट द सेम टाइम जो ओल्ड एज की दिक्कतों की वजह से जो डेथ्स होती हैं उसमें रिडक्शन ज़्यादा नहीं हो पाया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेटेड टू सर्व शिक्षा अभियान बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स फॉर एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। ऑप्शन है हमारे एनरोलमेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन स्कूल, सेकेंड ऑप्शन है एड्रेसिंग द नीड ऑफ चाइल्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 10, थर्ड ऑप्शन है सेटिंग अप एजुकेशन गारंटी सेंटर्स, ऑल्टरनेट स्कूल्स एक्सेट्रा, फोर्थ ऑप्शन है ब्रिजिंग ऑफ जेंडर एंड सोशल कैटेगरी गैप्स, एनरोलमेंट विद रिटेंशन एंड लर्निंग। इसका जो आंसर है हमारा वो ऑप्शन सेकंड है। ये जो सर्व शिक्षा अभियान है ये इम्प्लीमेंट किया गया है 6 साल से 10 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने के लिए। और ये हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये उन्होंने स्टार्ट किया था। आपको याद होगा कि स्कूल चले हम गाना आता था आपके दूरदर्शन में या मेट्रो में, जो हमारे चैनल्स होते थे पुराने, और उसमें ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। इवन उसके बाद जब केबल टीवी आ गया उसमें भी ये जो गाने थे ये बहुत हमने सुने हैं। तो ये फोकस किया गया था हर एक बच्चा जो हमारे इंडिया में है उसको स्कूल की शिक्षा देने के लिए कंपलसरी और फ्री एजुकेशन देने का प्रावधान गवर्नमेंट ने रखा था। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द मलगांव कमिटी टू रिकमेंड फॉर इंटरेस्ट रेट कैप फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। मलगांव कमिटी जो थी उसने रिकमेंड किया था इंटरेस्ट रेट कैप, मतलब कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट पे कैप लगा दी थी, एक बार लगा दिया था कि इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं लिया जा सकता। और ये किन के लिए किया गया था? ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए किया गया था। इसका रीज़न क्या था? ये जो मालेगांव कमेटी थी इसको अपॉइंट करने का जो मेन रीज़न था वो था हाई इंटरेस्ट रेट्स लीडिंग टू सुसाइड्स, जो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें दिया गया है। सुसाइड क्यों होते थे? क्योंकि जो भी एक फार्मर या कोई भी एक लोअर मिडिल क्लास जो इंसान था जो काम कर रहा है, जो अगर लोन लेता है तो उसको बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाने पड़ते थे, क्योंकि कोई कैपिंग नहीं थी। और वो ना कैपिंग ना होने की वजह से जो बैंक्स थे वो अपने हिसाब से कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते थे। और इसकी वजह से जब जो लोन लेने वाला होता था वो लोन वापस चुकाने के टाइम पे नहीं चुका पाता था, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतें होती थी और इन एक्सट्रीम केसेस सुसाइड भी कमिट कर लेते थे। इसी सुसाइड्स को अवॉइड करने के लिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के जो इंटरेस्ट रेट था उसको कैपिंग कर दी गई, जो कि मैक्सिमम था 24%, जो कि मैक्सिमम था 24% ऑन स्मॉल लोन्स। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग इन रिलेशन विद कॉर्पोरेट टैक्स। ऑप्शन हमारे पास हैं टोटल टर्नओवर ऑफ अ कंपनी, प्रॉफिट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, प्रॉफिट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द कंपनी। इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, प्रॉफिट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आफ्टर टैक्स प्रॉफिट को लेकर के, और ये दिया जाता है शेयर होल्डर्स को ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं हमारी, उनके जो शेयर होल्डर्स होते हैं
उनको एक तरीके से प्रॉफिट दिया जाता है। तो ये जो हमारा क्वेश्चंस हैं ये इकॉनमी से रिलेट करता है, और उसमें जो टैक्सेस हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है वो कितने प्रकार के टैक्सेस लगाती है, डायरेक्ट टैक्स लगाती है, इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है, सेल्स टैक्स लगाती है, इनकम टैक्स लगाती है, कॉर्पोरेट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस हैं। तो इस ये दो में डिवाइड होते हैं हमारे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस में। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38, जिसे हम आगे देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग टैक्सेस। ऑप्शन है सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एंड एंटरटेनमेंट टैक्स। विच ऑफ द अबव टैक्सेस आर लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड नॉट शेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब लगाया ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जाता है, बट ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं किया जाता। ये जो टैक्स सिस्टम जो इसमें दिखा रहे हैं, ये टैक्स सिस्टम जीएसटी से पहले का है, क्योंकि हम 2010 के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी के लिए शायद ये इतना रेलिवेंट क्वेश्चन ना हो, बट आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हमें किन किन टॉपिक्स पे फोकस रखना चाहिए, उसके लिए हम बस इसे कंसिडर कर रहे हैं। बाकी जो सिस्टम अभी के टाइम पे टैक्स का है, जो जीएसटी वाला है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस टैक्सेशन। तो हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाइएस्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैंडीक्राफ्ट्स इन वैल्यू टर्म्स इन इंडिया एक्सपोर्ट्स। ऑप्शन है हमारे जेम्स एंड ऑर्नामेंट्स, लेदर गुड्स, ब्रास गुड्स, आइवरी गुड्स। हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है जेम्स एंड ऑर्नामेंट्स आर द हाईएस्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैंडीक्राफ्ट्स। इन सभी चीज़ों में से जो इंडिया से बाहर जाता है वो जेम्स और ऑर्नामेंट्स है। गोल्ड की जो बनावट और जो गोल्ड की जो खूबसूरती, इंडिया में जिस तरीके से गोल्ड से ज्वेलरीज बनाई जाती हैं, शायद ही वर्ल्ड में और कहीं इतनी सुंदर तरीके से, इतनी एलिगेंट तरीके से ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। तो इसी वजह से जेम्स, जो हीरे मोती और जवाहरात जो होते हैं, और बाकी रिलेटेड चीज़ें इन्हीं से ये सब एक्सपोर्ट में नंबर 1 पे आती हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एट लीस्ट इन पार्ट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। इसमें जो ये ह्यूमन कैपिटल के बारे में पूछा गया, आपको ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड और भी कई चीज़ें पूछी जाती हैं, स्पेशली इंडेक्सेस, जैसे ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो यहाँ पर हमारे को जो ह्यूमन कैपिटल का जो क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये पूछा गया है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन कैपिटल के अंडर आती हैं। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं वो हैं फॉर्मल एजुकेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, बेटर हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन। अब ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? ह्यूमन कैपिटल जब एक ह्यूमन की कैपेसिटी को, मतलब एक ह्यूमन को, एक इंसान को इस लायक बना दिया जाता है कि वो कैपिटल को प्रोड्यूस कर पाए, मतलब कि पैसा जनरेट कर पाए, मतलब वो किसी लायक होता है कि वो पैसा कमा सकता है। अब चाहे वो उसके पास स्किल हो, कोई एजुकेशन डिग्री हो, या कोई भी ऐसा फैक्टर हो जिससे वो पैसा कमा सकता है और सरवाइव के लिए अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी कर सकता है। तो उसके लिए जो ऑप्शंस हमारे हैं नीचे, फॉर्मल एजुकेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और बेटर हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अगर एक इंसान को बेटर हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो दिमागी तौर पे, शारीरिक तौर पे कमज़ोर हो जाएगा, जिसकी वजह से शायद वो फिज़िकल वर्क ना कर पाए। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है अगर वो कहीं पर जॉब में है तो और उसे वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, तो वो अपने स्किल सेट्स में इम्प्रूव करता चला जाएगा। उसी तरीके से फॉर्मल एजुकेशन, जिस तरीके से हम क्लासेस में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं एक तरीके से एजुकेशन की वजह से हमारे में स्किल्स या नॉलेज बढ़ती चली जाती है, जो आगे जाकर हमारे काम में फ़ायदेमंद साबित होती है, जिसकी वजह से हम मॉनेटरी गेन करते हैं और हम सोसाइटी में एक बेटर लिविंग कर पाते हैं। इन शॉर्ट हम ये बोलेंगे कि ह्यूमन कैपिटल इज़ अ कलेक्शन ऑफ ट्राइड्स of all the knowledge, talents, skills, abilities, experience, intelligence, training, judgments, and wisdom possessed by the individual. Question number 41. Which one of the following treaties was not covered by Uruguay round negotiations which established WTO? अब WTO
जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डब्ल्यूटीओ हो गए, यूएन हो गया, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब डब्ल्यूटीओ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये ट्रेड से रिलेटेड जितनी ट्रीटीज़ होती हैं, जो भी कन्वेंशन होते हैं, ये सारे इसी के अंडर होते हैं। तो हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड सर्विसेज, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब यहाँ पर जो सबसे अलग ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। एनवायरनमेंट का जो डोमेन है वो ऊपर के 3 ऑप्शंस में से कहीं भी रिलेट नहीं कर पा रहा है, और जो डब्ल्यूटीओ है वो स्पेसिफिकली ट्रेड से रिलेटेड चीज़ों को हैंडल करता है, जो कि हमारे ऑप्शन 1 जो कि जिसमें ट्रेड इन सर्विसेज है, इसको इसको सेटिस्फाई करता है। ऑप्शन नंबर 2 जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जो कि ट्रेड से रिलेट करती हैं अगेन, और जो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स हैं, ये भी ट्रेड से रिलेट करता है। बट जो ऑप्शन 4 है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये इससे रिलेट नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है जो ऑप्शन 4 है हमारा, वो इसका करेक्ट आंसर है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 को। 42 आपका जो है, ये क्वेश्चन है हु फाउंडेड द गुलेर स्टेट। अब गुलेर स्टेट जो हमारा यहाँ पर ये दिखा रहा है, ये गुलेर स्टेट जैसे ही और कई स्टेट्स हैं, जैसे बिलासपुर हो गया आपका, भरमौर, चंबा, डलहौजी, हमीरपुर, आलमपुर, सुजानपुर, कांगड़ा, नूरपुर, जुब्बल, रामपुर, सैरान। तो इस तरीके से जितने ये स्टेट्स हैं, इनके हमें फाउंडर्स पता होने चाहिए। तो जैसे गुलेट स्टेट्स के जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं फाउंडर्स के, वो हैं करमचंद, हरिचंद, रूपचंद और पृथ्वीचंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हरिचंद। हरिचंद के अलावा और जो कई स्टेट्स हैं, जैसे आपके बिलासपुर हैं, ये दीपचंद द्वारा फाउंड किया गया है। और जैसे आपका मंडी है, मंडी स्टेट है, ये फाउंड किया गया था अजबर सेन द्वारा। सुंदरनगर जो है वो है गुरूर सेन द्वारा। तो इसी तरीके से ये जो स्टेट्स हैं आपके और जो आपके फाउंडर्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। ये कब फाउंड किए गए हैं ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि कुलेर स्टेट जो है ये फाउंड हुआ था 1415 में बाय राजा हरिचंद। इसी तरीके से और क्वेश्चंस जो होते हैं आपके स्टेट और उनके फाउंडर से रिलेट करते हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, ऑन द बेसिन ऑफ विच रिवर इज डोडरा कुवारा सिचुएटेड। हमारे ऑप्शंस है बब्बर, टॉन्स, यमुना एंड गिरी। तो ये जो डोडरा कवार है, ये 2 विलेजेस हैं जो कि सेपरेट होते हैं रूपिन रिवर से, और रूपिन रिवर बाद में मर्ज हो जाती है टॉन्स में, और ये आपकी हो गई रूपिन रिवर। तो ये डोडरा और ये कवार। इसी तरीके से ऐसे और भी कई टाउन्स हैं जो कि रिवर के साइड में सिचुएटेड हैं। अब जैसे आपका ब्यास नदी जो है, ब्यास नदी के साइड में आपका देहरा और गोपीपुर। ये देहरा गोपीपुर जो है, ये आपका ब्यास नदी के दोनों साइड में है। इस क्वेश्चन से हमें ये आइडिया लग जाता है कि आपके जो रिवर है, चाहे कोई भी रिवर हो, चाहे वो चेनाब हो, चाहे वो ब्यास हो, चाहे वो सतलुज हो, चाहे वो यमुना हो, चाहे वो रावी हो, इन रिवर्स के साइड में कोई भी टाउन अगर आता है या कोई भी विलेज आता है, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन सा टाउन कौन से रिवर के साइड में है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब डोडरा कवार जो है, ये आपका रूपिन रिवर के साइड में है, जो कि टॉन्स में मिल जाती है। उसी तरीके से आपका देहरा गोपीपुर जो है, ये आपका ब्यास नदी के दोनों साइडों पर है। और एक और जैसे आपका पार्वती है, पार्वती जो रिवर है उसके साइड में आपका कसोल विलेज जो है ये पड़ता है। तो इसी को देखते हुए हमें सारे रिवर्स और उनके साथ में लगते हुए जो छोटे छोटे टाउन्स हैं, जो थोड़े इम्पोर्टेंट टाउन्स हैं, मेजर टाउन्स और या फिर विलेजेस, उनके नाम पता होने चाहिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस, और आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं किए जाएंगे,
बट उनके जो कीवर्ड्स हैं उन पे डिस्कशन करके बस उनको सेग्रीगेट किया जाएगा, क्योंकि 2010 से लेकर के 2020 तक के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं इनको जल्दी से हमें एनालाइज करना है, और फिर जो डिटेल प्रैक्टिस पेपर्स हैं और जो सब्जेक्ट वाइज हमने सेग्रीगेशन किया होगा उनको डिटेल में भी हमें आगे पढ़ना है। अभी इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 43 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, और इसके बाद क्वेश्चन 44 से लेकर क्वेश्चन 71 को हम इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बस फोकस करेंगे इनके कीवर्ड्स पे, और बेसिक इनको सेग्रीगेट करके हम ये आइडिया लगा लेंगे कि एक जो क्वेश्चंस हैं ये किन किन थीम्स से, किन किन टॉपिक से लिए गए हैं, ताकि हमें इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस या इन्हीं से रिलेटेड जो और जानकारियाँ हैं या और क्वेश्चंस हैं वो करने में आसानी हो। ये 2010 का जो क्वेश्चन पेपर है हमने क्वेश्चन नंबर 43 तक काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, और इसके आगे हम इसको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बस इनके कीवर्ड्स पे फोकस करके इनको सेग्रीगेट करेंगे, इनको अलग अलग कैटेगरीज में डाल लेंगे ताकि हमें पता लग जाए हमें किन टॉपिक्स पे फोकस करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।